हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम 10th क्लास पॉलिटी एनसीईआरटी की सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत में संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरलिज्म की सफलता का मुख्य श्रेय किसे जाता है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय जो जाता है वो यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के चरित्र को देना होगा। फ्रेंड्स, मैंने जो ये पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं आपको ये समझना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि भाषाई राज्य से संबंधित है। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की पहली और एक कठिन परीक्षा थी। इस पॉइंट से ये क्वेश्चन बन सकता है कि आज़ादी के बाद भारत की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए सबसे पहली फर्स्ट जो चैलेंज था या परीक्षा थी वो क्या थी, तो वो था भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं, इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल, जातीयता यानी कि एथनिसिटी की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया था। अभी देखिए सबसे पहली परीक्षा या चैलेंज इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के सामने था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, और जो दूसरा था जब एक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो गया उसके बाद भी बहुत सारे राज्यों का गठन भारत देश के अंदर हुआ, तो वो किस किस आधार पर हुआ, संस्कृति, भूगोल, एथनिसिटी, इन बेसिस पर अन्य राज्यों का गठन हुआ। जैसे एग्जाम्पल है नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाषावार राज्य यानी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से देश है वो ज़्यादा एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड और मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग हुआ है। इससे प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। अब इस जो ये पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है इससे स्टेटमेंट और असर्शन के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हमें एक स्टेटमेंट दी जा सकती है कि भाषा के आधार पर विभिन्न राज्यों के गठन से हमारा देश मजबूत हुआ है या कमज़ोर हुआ है, एकीकृत हुआ है या खंडित हुआ है, और हमारे देश का जो प्रशासन है वो भाषावार राज्य बनाने से वो अधिक सुविधाजनक हुआ है या उसकी चुनौतियां बढ़ी हैं। ऐसे इस पॉइंट से क्वेश्चन है वो बन सकता है। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत के संघीय ढांचे यानी कि फेडरल जो स्ट्रक्चर है इंडिया का, उसकी दूसरी परीक्षा क्या थी। जो पहली परीक्षा थी वो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर हुई थी, और जो दूसरी परीक्षा थी वो हुई थी भाषा नीति यानी कि भारत की जो राष्ट्रभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, वो किसको बनाया जाए और कौन कौन सी अन्य भाषाओं को रिकॉग्निशन दी जाए। तो देखिए हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, हिंदी को राजभाषा माना गया। अब देखिए राष्ट्रभाषा नहीं माना हिंदी को बल्कि राजभाषा माना, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, जो ऑफिशियल जो काम होंगे जैसे जो हमारी पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि जो हमारी शासन के अंग हैं उन सभी का जो काम है वो हिंदी में होगा। लेकिन हिंदी सिर्फ
40% यानी 40% भारतीयों की ही मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अन्य अनेक दूसरे उपाय किए गए। क्या उपाय किए गए? संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा यानी कि शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। तो ये हमारा 30वां इम्पोर्टेंट पॉइंट था। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग है वो 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। अब ये ईयर पूछा जा सकता है कि संविधान के अनुसार जो ऑफिशियल काम हैं उनकी भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग कब बंद हो जाना चाहिए था? 1965 में। अब एक पॉइंट है कि जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश थे, जो जिन स्टेट्स में हिंदी नहीं बोली जाती थी, वहाँ पे जो ये हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा या उसको मुख्य भाषा का दर्जा देने से बहुत सारे राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए थे जो कि बहुत उग्र थे। और जो 1965 में जब इंग्लिश को बंद किए जाने की बात आई तो तमिलनाडु राज्य में इस जो ये आंदोलन था जो कि हिंदी भाषा के खिलाफ था, इसने उग्र रूप ले लिया था। तो ये राज्य का नाम पूछा जा सकता है कि कहाँ पे भाषाई आंदोलन को लेकर उग्र रूप धारण कर लिया था, वहाँ वो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। अब देखिए गठबंधन सरकार के बारे में जानते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। जब एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार है वो गठबंधन सरकार है। आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ यानी कि पॉलिटिकल अलायंस करते हैं और एक साझा कार्यक्रम यानी कॉमन प्रोग्राम स्वीकार करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग की संवैधानिक व्यवस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है वो वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल यानी रूलिंग पार्टी और लीडर्स किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। अभी ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्ज़ाम में और इससे स्टेटमेंट कंक्लूज़न स्टेटमेंट असर्शन वाला क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो पावर शेयरिंग है वो रियलिटी में यानी कि उसका प्रैक्टिकल फॉर्म कैसा उभर कर आएगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है जो रूलिंग पार्टी है और लीडर्स हैं वो पावर शेयरिंग को किस तरीके से उसको फॉलो करते हैं। 1990 के बाद यानी 1990 के बाद 1990 में क्या इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था? 1990 में हुआ था ग्लोबलाइजेशन। इसमें एलपीजी की पॉलिसी अपनाई गई थी। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो कि भारत में आर्थिक सुधार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1990 में। 1990 के बाद क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ था यानी कि रीजनल पार्टीज़ का उदय हुआ था। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। और इसी दौर में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई थी। किस दौर में? 1990 के दौर में के बाद दो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हुए, रीजनल पार्टीज़ और गठबंधन सरकार। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो गठबंधन सरकारें बनी इससे क्या हुआ, जो पावर शेयरिंग और राज्य सरकारों की स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। कैसे? कि जब गठबंधन सरकारें बनी यानी कि बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई, तो पहले जब तक एक पार्टी या एक नेता को जब बहुमत मिलता था तो उस पार्टी का और उस लीडर का ही दबदबा होता था। राज्यों में भी केंद्र सरकार का ही दबदबा हेजिमनी रहती थी राज्यों में। लेकिन जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो बहुत सारी पार्टियों ने
मिलकर गठबंधन सरकार बनाई, जिससे उन अन्य पार्टियों और नेताओं की बात को भी सम्मान मिला और उनको और पावर शेयरिंग है जो वो उस कॉन्सेप्ट को वो प्रैक्टिकल में आया। क्योंकि अगर गठबंधन सरकार तभी चल सकती है जब सब नेताओं और सब पार्टियों की ओपिनियन को सम्मान दिया जाए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि 2011 की जो जनगणना है उससे रिलेटेड है। 2011 में लोगों ने 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। कितने लोगों ने कितने भाषाओं को 1300 से ज़्यादा भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे भोजपुरी है, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया गया है। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। यानी कि क्या स्टोरी है ये कि स्टार्टिंग में 1300 से ज़्यादा मातृभाषा हमारे सामने आई। फिर क्या हुआ, कुछ भाषाओं जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी इनको हिंदी में ही जोड़ लिया गया। इसके बाद भी इस समूहबद्धता यानी कि ग्रुपिज़म, ये जो ग्रुप बनाया गया भाषाओं का, इसके बाद भी 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई और इन 121 में से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है और इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, अनुसूचित भाषाएं। और इन 22 भाषाओं के अलावा जो भाषाएं बची हुई हैं इन 121 प्रमुख भाषाओं में से, उनको कहा जाता है गैर अनुसूचित भाषा। और भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता यानी डाइवर्सिटी वाला देश है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% लोगों की ही मातृभाषा है। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ ली जाए तो 2011 में यह संख्या 50% से कम ही थी। यानी कि हमारे देश में, भारत में कोई भी एक ऐसी भाषा नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि ये मेजोरिटी में जो पॉपुलेशन है वो इस भाषा को बोलते हैं। अगर हिंदी में भी दूसरे तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी बोलने वालों में वो संख्या भी 50% से कम ही है। जहाँ तक अंग्रेजी की बात है तो सिर्फ 0.02% लोगों ने इसे अपनी मातृभाषा बताया था। कब? 2011 में। और दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग ही अंग्रेजी भाषा जानते थे। अब देखिए, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि भारत की अनुसूचित भाषाएं कि कितने % लोग कौन सी भाषा को बोलते हैं। अभी देखिए, मैंने 4 जो मेजर लैंग्वेज हैं उनको हाईलाइट किया है। जैसे हिंदी है 43.63। सेकंड नंबर पे है बांग्ला, जिसको कितने बोलने वालों का ये अनुपात है, बांग्ला भाषा बोलते हैं 8.03। थर्ड नंबर पे है मराठी, पहले पे है हिंदी, दूसरे पे है बांग्ला, तीसरे पे है मराठी 6.86 और फोर्थ है तेलुगु 6.70। तो ये हम वैसे मेन 4 भाषाएं हैं वो याद कर सकते हैं, हिंदी, बांग्ला, मराठी और तेलुगु। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को
को 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसकी रिपोर्ट को जो लागू किया गया था वो किया गया था 1 नवंबर 1956 को। और गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से ये वादा किया था कि जब मुल्क आज़ाद हो जाएगा तो इस नए देश में नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाएगा। अब इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन के समर्थन में थे या उसके विरोध में थे। ऐसे बहुत सारे लीडर्स के ओपिनियन से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कौन किस नीति के समर्थन में थे, कौन किसके खिलाफ थे। भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की है। यानी कि जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया है उससे हमारे देश मजबूत हुआ है और ये हमारी एकता बढ़ी है, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट दी गई है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फेडरल सिस्टम के बारे में कि संघीय सरकारें हैं वो 2 या अधिक जो फेडरल गवर्नमेंट है वो 2 या अधिक स्तरों यानी लेवल्स वाली होती है। भारत के जो प्रांत हैं वो यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश है वो रूस से बड़ा है। यूपी है उसकी पॉपुलेशन है रशिया जो इतना ही बड़ा देश है उससे भी ज़्यादा है। महाराष्ट्र है वो जर्मनी के बराबर है पॉपुलेशन के हिसाब से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। ये लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन यानी कि सेल्फ रूल के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविकता बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। इसे पूछा जा सकता है कि जो सेल्फ रूल के डेमोक्रेटिक जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रैक्टिकल रियल बनाने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, तो वो है स्थानीय सरकार यानी कि लोकल गवर्नमेंट। ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं की स्थापना की गई लोकल गवर्नमेंट में, यानी कि गांव में ग्राम पंचायत और शहरों में नगरपालिका, इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था और इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास न तो अपना कोई अधिकार था न ही कोई रिसोर्सेज थे। अब जो स्थानीय सरकार, ये हमने पढ़ा है कि स्टार्टिंग में जब लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई इंडिया में तो क्या प्रोविज़न थे और फिर एक वास्तविक विकेंद्रीकरण यानी कि रियल डिसेंट्रलाइजेशन की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था। ये जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके और स्टडी करके हाईलाइट किए हैं। अगर आप इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं तो चांसेस है कि ये या इन इम्पोर्टेंट पॉइंट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और प्रीवियस ईयर में भी यहाँ से क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। अब देखिए हम उन प्रोविज़न्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1992 में जो वास्तविक विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई उसके तहत क्या क्या कदम उठाए गए। अब क्या रूल बना दिया गया कि चुनाव है वो नियमित रूप से
कराना है वो संवैधानिक बाध्यता है। और SC ST और OBC के लिए सीटें आरक्षित की गई और कम से कम 1/3 पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। और राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। राज्य सरकारों को अपने राजस्व यानी रेवेन्यू और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। 1992 से पहले ये जो सारे प्रावधान हमारे संविधान में जोड़े गए 1992 में, इससे पहले यही सारी दिक्कतें लोकल गवर्नमेंट फेस कर रही थी। यानी कि वहाँ पे नियमित चुनाव नहीं होते थे, उनके पास फंडिंग नहीं थी, उनके पास राइट्स नहीं थे और रिसोर्सेज नहीं थे, रेवेन्यू सोर्सेज उनके पास नहीं थे और राज्य सरकार के द्वारा उनको राइट्स नहीं दिए जाते थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद यानी कि काउंसिल है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। जो सदस्य हैं ग्राम पंचायतों के वो वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः क्या कहा जाता है, पंच। जो अध्यक्ष है उसको प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इसका चुनाव गांव या वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। सरपंच का चुनाव वार्ड या गांव में रहने वाले जो सभी वयस्क लोग हैं यानी जो 18 साल के हो चुके हैं वोटिंग के जरिए सरपंच का इलेक्शन में भागीदारी करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली एक संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है और ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार है वो बैठक की जाती है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत कहते हैं। थैंक्स।